नमस्कार। संविधान या राज्य व्यवस्था के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में दो टॉपिक हमारा रह गया था अधिनियम को लेके, जिसमें से एक था भारत शासन अधिनियम 1919 एवं भारत शासन अधिनियम 1935, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे हम मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार या मॉन्टेग चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, इस अधिनियम में दो व्यक्ति फिर से शामिल हैं। फर्स्ट है मॉन्टेग और दूसरा है चेम्सफोर्ड। तो प्रथम व्यक्ति जो होते हैं वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव एवं जो दूसरे व्यक्ति हैं चेम्सफोर्ड, वो भारत के वायसराय थे। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या प्रस्ताव दिया गया, क्या रिकमेंडेशन दी गई, उस पर हम बात करते हैं। चलिए, भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के अंतर्गत जो विशेषताएं हैं वो ये है। प्रथम विशेषता, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची का विभाजन। केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों की सूची का विभाजन मतलब बहुत सारे प्रशासनिक मुद्दे होते हैं, बहुत सारे प्रशासनिक विषय होते हैं। ठीक है, तो उन विषयों पर, उस प्रशासनिक विषयों पर केंद्र का नियंत्रण होगा या राज्य का नियंत्रण होगा। इस दुविधा से बचने के लिए सूची का विभाजन किया जाता है कि कौन से मुद्दे ऐसे होंगे जिस पे केंद्र का प्रशासन होगा, कौन से ऐसे विषय होंगे जिसमें राज्य का प्रशासन होगा। ठीक है, तो बोल सकते हैं हम कि सूची विभाजन की जो नींव रखी गई थी, उन विषयों की पहचान जो की गई थी सर्वप्रथम 1919 के इस अधिनियम द्वारा की गई थी, जिसमें केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग किया गया था। कुछ विषयों में केंद्र का नियंत्रण रहेगा, कुछ विषयों में राज्य का नियंत्रण रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण या केंद्र का प्रभाव कम किया गया। ठीक है, केंद्र का प्रभाव कम किया गया। पहले संपूर्ण नियंत्रण केंद्र का राज्य पर होता था, तो इन विषयों का विभाजन करते राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। ठीक है, चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, ये जो बात है ध्यान रखिएगा। दूसरा जो विशेषता है इस अधिनियम की, वो है द्विसदनी व्यवस्था का प्रारंभ होना। द्विसदनी व्यवस्था, द्विसदन व्यवस्था मतलब जैसे कि हम जानते हैं हमारे जो केंद्र प्रशासन है या कार्यपालिका है, उसमें लोकसभा और राज्यसभा होता है, जिसे हम द्विसदनी व्यवस्था कहते हैं। तो इसकी शुरुआत कब मानी जाती है? 1919 से। ठीक है, तो वर्तमान स्थिति में कौन कौन से दो सदन हैं? लोकसभा और राज्यसभा। बाई कैमरल पार्लियामेंट या बाई कैमरल सिस्टम जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, अगली जो विशेषता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई। इसके पहले जितने भी निर्वाचन होते थे वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होते थे, मतलब कोई भी उम्मीदवार जो है चुनाव में, उसे जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनती थी। ठीक है, पहले जनता अपने प्रतिनिधि चुनती थी और वो प्रतिनिधि उम्मीदवार को चुनाव में चुनते थे। तो पहले जो चुनाव जितने भी होते थे वो थे अप्रत्यक्ष, लेकिन 1919 से प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। अब जो भी उम्मीदवार थे उसे जनता खुद चुनती थी। आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता है, इस अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। यूपीएससी, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो कब से अस्तित्व में आया है? कह सकते हैं 1919 से यूपीएससी। अगली जो विशेषता है, केंद्रीय बजट को राज्य बजट से पृथक किया गया। वर्तमान स्थिति में हर एक राज्य का अपना पृथक बजट होता है केंद्र से। ठीक है, तो उसकी शुरुआत जो है 1919 से मानी जाती है। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से पृथक किया गया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण विशेषता है 1919 के मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार की। ठीक है, चलिए, अगला जो अंतिम अधिनियम जिसे हम कह सकते हैं भारत शासन अधिनियम 1935, बहुत ही महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। क्यों बहुत ही महत्वपूर्ण है? वर्तमान में जो हम भारतीय संविधान देखते हैं उसका जो सबसे वृहद स्रोत है, सबसे बड़ा जो स्रोत है, वह यह अधिनियम 1935 का है। मतलब भारतीय संविधान में जितने भी प्रावधान किए गए हैं उसमें से एक बड़ा हिस्सा जो है इस अधिनियम से लिया गया है।
ठीक है, तो सबसे पहली विशेषता जो हम बोल सकते हैं इस अधिनियम की वो क्या है? भारतीय संविधान का वृहद स्रोत है ये भारत शासन अधिनियम 1935। सबसे पहली बात आपको यही याद रखनी है इस अधिनियम से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली जो विशेषता है वो क्या है? अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया, जो कभी अस्तित्व में नहीं आया। ठीक है, या अभी अस्तित्व में नहीं है। अखिल भारतीय संघ का निर्माण, बस आप इसे याद रख लीजिए, बस अखिल भारतीय संघ का निर्माण। अगली जो विशेषता है, राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था। राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था का शुरुआत की गई। जैसे केंद्र स्तर पर द्विसदन किसको बोलेंगे हम? लोकसभा और राज्यसभा। राज्य स्तर पर द्विसदनी व्यवस्था किसे बोलेंगे हम? विधानसभा और विधानमंडल। ठीक है, विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद। तो राज्य स्तर पर द्विसदनी व्यवस्था हम विधानसभा एवं विधान परिषद को बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगली जो विशेषता वो है, आरबीआई की स्थापना की गई। इस अधिनियम के अंतर्गत देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आरबीआई की स्थापना। ठीक, अगली विशेषता क्या है? 3 सूचियों का विभाजन। जैसा कि हमने देखा था 1919 में सूची विभाजन किया गया, 2 सूची विभाजन किया गया, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। लेकिन 1935 में क्या किया गया? 3 सूचियों में विभाजन किया गया विषयों को। प्रशासनिक विषयों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया। पहली सूची थी केंद्रीय सूची, ऐसे विषय जिसपे केंद्र का नियंत्रण होता था। दूसरे विषय जो थे वो थे, दूसरे जो विषय थे वो राज्य सूची के अंतर्गत आते थे, जिन विषयों पर राज्य का नियंत्रण होता था। और तीसरे ऐसे विषय जिसे हम समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया, उस पर केंद्र एवं राज्य दोनों का नियंत्रण होता था। ठीक है, समवर्ती सूची तीसरी जो सूची थी, तीसरी विषय जो सूची थी जिसपे विषयों का जो विभाजन किया गया, जिसे विषय रखे गए, उस पे केंद्र एवं राज्य का दोनों का नियंत्रण होता था। तो इस प्रकार 3 सूचियों की पहचान की गई। पहला केंद्र सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। क्लियर है? और आखिरी प्रांतीय लोक सेवा आयोग। प्रांतीय लोक सेवा आयोग, पीसीएस, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज की शुरुआत जो है 1935 अधिनियम से हम मान सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे बचे हुए 2 अधिनियम, जिसे आप देख लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए, इससे पहले जितने भी हम अधिनियम देखे हैं उसमें से बचे हुए कुछ चीजें जो मुझे लगा आपको बताना जरूरी है, वो मैं यहां पर आपको बताना चाह रहा हूं। जैसे 1786 का चार्टर एक्ट, हमने 1786 के पहले कौन सा एक्ट देखा था? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट देखा था। और मैंने कहा था कि इन सब अधिनियम या एक्ट के अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे अधिनियम हैं। तो उनमें से एक अधिनियम है 1786 का चार्टर अधिनियम, जिससे महत्वपूर्ण बात क्या याद रखी है आपको? गवर्नर जनरल को वीटो पावर का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को वीटो पावर का अधिकार दिया गया। वीटो पावर को हम क्या बोलते हैं? निषेधाधिकार। निषेधाधिकार ये हमारे राष्ट्रपति को भी प्राप्त है। राष्ट्रपति को वीटो पावर अनुच्छेद 111 के तहत प्रदान की गई है भारतीय संविधान द्वारा। इस अधिकार के द्वारा राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? इस अधिकार द्वारा वर्तमान में राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को या तो सदन को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, या उस पर कोई भी रिस्पॉन्स ना देके उसे होल्ड में रख सकते हैं। ठीक है, निषेध करना मतलब रोक कर रखना, किसी भी चीज को रोक देना, यह होता है वीटो पावर। तो उस समय गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया सर्वप्रथम। ठीक है, किसी भी प्रस्ताव को लेकर गवर्नर जनरल उस समय निषेध कर सकते थे। ठीक है, अगला 1833 का चार्टर अधिनियम हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1833 चार्टर अधिनियम के अंतर्गत विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग का गठन किया गया और इस विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे मैकाले। अध्यक्ष, प्रथम विधिक सदस्य या प्रथम अध्यक्ष जिसे हम कह सकते हैं वो मैकाले थे। अगला 1853 का चार्टर एक्ट के अंतर्गत आपको कुछ बातें और याद रखनी है, जैसे सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 1853 में प्रथम बार यह जरूरत महसूस की गई कि सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए एक खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए और भारत में
सिविल सेवा परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले या टॉपर जिसे हम कह सकते हैं वो थे, प्रथम व्यक्ति थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण या टॉप करने वाले भारतीय, प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। कहां से थे भाई ये व्यक्ति विशेष कहां से थे? इलाहाबाद से। ध्यान रखिएगा, कहां से थे ये? इलाहाबाद से। 1853 के चार्टर एक्ट के थ्रू एक और बात आपको याद रखनी है, वो है कार्यपालिका और विधायिका का विभाजन। कार्यपालिका और विधायिका अलग कर दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला 1858 का जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम था, उसे हम क्या कहते हैं? अधिकारों का मैग्ना कार्टा। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, एक अतिरिक्त बात है। और 1861 का कौन सा अधिनियम था? ये भारतीय परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत एक चीज आप याद रखिएगा, वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। वर्तमान में क्या किसी राष्ट्र प्रमुख के पास अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? या हम कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? बिल्कुल। तो भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति की शुरुआत कहां से हुई? हम कह सकते हैं 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम से इसकी शुरुआत हुई, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो कौन से अनुच्छेद के तहत? ये भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अब यह अनुच्छेद मैं अभी आपको बता रहा हूं, लेकिन आगे हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हम सारे अनुच्छेद फिर से देखने वाले हैं। अध्यादेश क्या होता है, वीटो पावर क्या होता है, ये सारे डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आगे आने वाली क्लास में, तो उसकी चिंता आप मत कीजिए। चलिए, तो ये थे विभिन्न अधिनियम, विभिन्न एक्ट जो ब्रिटिश काल में बनाए गए एवं जिनका प्रभाव भारतीय राज्य व्यवस्था या संविधान में मिलता है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान में जो विभिन्न प्रावधान हैं। ठीक है, बहुत सारे तो मैंने बताया था किसमें से लिया गया है, बहुत सारे प्रावधान किसमें से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो अन्य देशों से भी लिया गया है। तो अब जो अगला टॉपिक होने वाला है हमारा, वो होगा भारतीय संविधान के स्रोत। चलिए, भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान में जो वर्तमान में हमें प्रावधान देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से देशों से लिए गए हैं, ये हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, सबसे पहले तो हम कौन कौन से देशों से लिए गए हैं प्रावधान, ये इसकी बात करने वाले हैं। तो हम विभिन्न देशों के नाम लेंगे। तो सर्वप्रथम देश कौन सा आने वाला है? सर्वप्रथम देश आएगा कौन? ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन का ही नियंत्रण था भारत पे, तो बहुत सारे प्रावधान जो है वो ब्रिटेन से ही लिए गए हैं। तो उसकी चर्चा हम पहले करेंगे। कौन कौन से प्रावधान जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है, जो हम काफी कुछ पहले देख चुके हैं। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं। अब खुद याद करने की कोशिश करिएगा कि कौन कौन से प्रावधान जो है भारतीय संविधान के ब्रिटेन से लिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, प्रथम प्रधानमंत्री का पद। प्रधानमंत्री का पद ब्रिटेन से लिया गया है कि किसी देश का, किसी राष्ट्र का जो वास्तविक राष्ट्र प्रमुख होगा वो होगा प्रधानमंत्री। ठीक है, ये जो प्रावधान है कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। तो राष्ट्र प्रधानमंत्री का पद, प्रधानमंत्री का पद। ठीक, अगला और क्या चीज देखा था हमने इसके पहले? संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था पहले से हमने देख रखा था। ठीक है, प्रधानमंत्री का पद, संसदीय शासन व्यवस्था,
लोकसभा में स्पीकर, राष्ट्रपति होंगे, लेकिन क्या होंगे? संवैधानिक प्रमुख। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में भारत देश में जो संवैधानिक प्रमुख है या जिसे राष्ट्र प्रमुख हम बोल सकते हैं वो है राष्ट्रपति। ठीक है, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख अगर पूछा जाए तो कौन होंगे? राष्ट्रपति। लेकिन कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख अगर पूछा जाए, ठीक है, तो वो होंगे प्रधानमंत्री। तो ये जो प्रावधान है कहां से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटेन से। ठीक है, प्रधानमंत्री का पद, संसदीय शासन व्यवस्था, स्पीकर, राष्ट्रपति, ठीक है, जो होंगे संवैधानिक प्रमुख, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। ठीक है, अगला जो देश आपको याद रखना है वो है अमेरिका। अगला जो देश है वो होगा अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है ये हम देखते हैं। राष्ट्रपति का पद, देखिए समझिएगा इस चीज को, यहां पर मैंने लिखा है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में मैंने लिखा है कि ये संवैधानिक प्रमुख होंगे, ना कि वास्तविक। लेकिन एक्चुअली जो राष्ट्रपति का पद जो लिया गया वो कहां से लिया गया है? अमेरिका से। क्योंकि आपको पता होगा अमेरिका में जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं, जिनके पास वास्तविक शक्ति होती है, वो कौन होते हैं? वहां पर राष्ट्रपति होते हैं अमेरिका के। ठीक है, तो राष्ट्रपति का पद जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है? अमेरिका से। राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी जो है अमेरिका से लिया गया है। और भारत में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये ध्यान रखेंगे। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना, प्रीएम्बल, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये भी कहां से लिया गया है? अमेरिका से। ठीक, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे उपराष्ट्रपति, ये प्रस्तावना। और क्या लिया गया है? राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, जिसे हम क्या कहते हैं? महाभियोग। महाभियोग कहां से लिया गया भाई? ये भी लिया गया है अमेरिका से। अच्छा, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया एवं उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ये दोनों प्रक्रिया जो है वो अमेरिका से लिया गया है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है वो भी अमेरिका से लिया गया है, जो हमारे मौलिक अधिकार है। ठीक है, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमें वर्तमान में प्रदान किए गए हैं। ठीक, तो उसका जो प्रावधान है वो कहां से लिया गया है? अमेरिका से। तो इतनी चीजें बातें ब्रिटेन के बारे में, अमेरिका के बारे में आप ध्यान रखेंगे। तीसरा जो देश है वो है कनाडा। कनाडा, ठीक है, सर्वप्रथम तो ब्रिटेन के बाद अमेरिका, और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा। कनाडा से क्या क्या लिया गया है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो संघीय व्यवस्था है। ठीक है, जिसका प्रावधान कहां से लिया गया है? कनाडा से। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी? राष्ट्रपति को चुनाव करने की जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी? वो भी कहां से लिया गया है? कनाडा से। एवं आखिरी जो बात याद रखना है वो है अवशिष्ट शक्तियां। या अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना।
देखिए क्या है, 3 प्रकार की सूची विभाजन की गई है, केंद्र सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। कुछ विषय केंद्र को दिए गए हैं जिसपे वो प्रशासन कर सकते हैं, कुछ विषय राज्य को दिए गए हैं और कुछ विषय दोनों में बांट दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी विषय रह गए हैं जिनका वर्णन इन तीनों सूचियों में नहीं है, तो उन सूचियों से संबंधित अधिकार किसके पास होंगे? केंद्र के पास, जिसे हम क्या कहते हैं? अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। क्लियर है? तो ये 3 देश हो गए, आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो देश लेंगे वाले हैं वो है रूस, रशिया। रशिया से क्या क्या लिया गया है, कौन कौन से संविधान के प्रावधान लिए गए हैं? भारतीय संविधान के प्रावधान देखते हैं। रशिया से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज। और क्या लिया गया है? एक चीज और ध्यान रखिएगा, पंचवर्षीय जो योजना है जिसके बारे में आपने सुना होगा, पंचवर्षीय योजना का जो प्रावधान था, अब तो पंचवर्षीय योजना नहीं रही, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना का जो प्रावधान था वो कहां से लिया गया था? रशिया से, रूस से लिया गया था। दूसरा जो देश, अगला जो देश हमको याद रखना है वो है ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची जो है, 3 सूचियों में जो विभाजन हुआ था, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। आइडिया किसका था? ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। अन्य जो प्रावधान है क्या? संसद की संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक की जो व्यवस्था है, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद के संयुक्त बैठक के जो प्रावधान है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की जो प्रावधान है वो भी कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। एवं एक और चीज याद रखेंगे, केंद्र एवं राज्य, केंद्र राज्य के मध्य शक्ति पृथक्करण, शक्ति पृथक्करण का जो प्रावधान है, केंद्र राज्य के मध्य शक्ति पृथक्करण का जो प्रावधान है, कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन ध्यान रखें किसमें, किससे रिलेटेड? व्यापार वाणिज्य से संबंधित, व्यापार वाणिज्य से संबंधित प्रावधान। क्लियर है? 5 देश हैं, 5 देशों के जो प्रावधान लिए गए हैं भारतीय संविधान में, उन्हें आप याद कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वां देश आयरलैंड। आयरलैंड, नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन ये भी जो प्रावधान है आयरलैंड से लिया गया है। ध्यान से देखिए, नीति निदेशक तत्व और राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र से। तो ये जो मनोनयन का प्रावधान है वो कहां से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था, ठीक है। अगला देश देखेंगे हम, दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन का जो प्रावधान है वो कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। अभी याद कैसे करना है? ये सारी चीजों को याद करना सबसे बड़ी चुनौती है भाई आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसे याद करने का तरीका क्या है? लिंक करके पढ़िए आप। जैसा कि ब्रिटेन के बारे में बहुत सारे प्रावधान हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं, ठीक है। इसमें कुछ चीजें मैंने और भी नहीं बताई होगी, हो सकता है, क्योंकि इससे संबंधित प्रावधान हम इसके पहले आने वाले अधिनियम वाले क्लास में देख चुके हैं। तो ये सारे प्रावधान तो आपको पहले से पता होना चाहिए। अमेरिका के बारे में मैंने क्या बताया कि भाई राष्ट्रपति सबसे प्रमुख होता है, वास्तविक शक्ति प्रमुख होता है। तो राष्ट्रपति का पद, प्रिएम्बल आपको याद रखना है अलग से,
ठीक है। राष्ट्रपति याद रखना, उसके साथ आपको उपराष्ट्रपति याद होने चाहिए, ठीक है। मौलिक अधिकार, जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वो अमेरिका से प्रदान किए गए हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, पहले के टाइम पे बोल सकते हैं अमेरिका एक विश्व शक्ति थी और उसके साथ में पैरेलल एक विश्व शक्ति थी, वो थी रूस, रशिया, ठीक है, यूएसएसआर। एक ने दिया मौलिक अधिकार तो दूसरा देगा क्या? मौलिक कर्तव्य। याद हो गया? एक अगर बात करेगा कि भाई मैं आपको मौलिक अधिकार दूंगा तो दूसरा कैसे याद रखना है आपको? रशिया क्या देगा आपको? मौलिक कर्तव्य के बारे में, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा भाई, अगर आपको कुछ अधिकार मिले तो कर्तव्य की भी बात तो करनी होगी, है ना। तो अमेरिका दे रहा है आपको मौलिक अधिकार और रूस आपको दे रहा है कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। इतनी चीजें क्लियर है आपको, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची याद रखना है, संयुक्त बैठक याद रखना है और शक्ति का बंटवारा ये आपको याद रखना है। आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व आगे आप पढ़ेंगे, आगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपको ध्यान में रखनी है। अभी देखो इसको याद कैसे करेंगे। साउथ अफ्रीका को इंग्लिश में बोलते हैं, दक्षिण अफ्रीका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साउथ अफ्रीका, ठीक है। एस से संविधान और संशोधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट, ठीक है, अमेंडमेंट। तो संविधान अमेंडमेंट, संविधान अमेंडमेंट, थोड़ा सा और जरूर है ये, लेकिन याद करने के लिए तो अच्छा है, याद तो हो सकता है, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका को क्या बोलते हैं, कैसे लिख सकते हैं? साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से संविधान अमेंडमेंट मतलब संशोधन। क्लियर है क्या भाई? याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला जो देश है वो है जापान। जापान से क्या लिया गया देखते हैं। जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कि कोई भी प्रक्रिया जो अपनाई जाएगी प्रशासन को लेके, उसकी प्रक्रिया जो है वो कहां से ली जाएगी? विधि से, जो विधि हम बनाई गई है, ठीक है। तो ये जो लिया गया वो कहां से लिया गया है? जापान से, ठीक है। एक और देश हम याद रखेंगे, जर्मनी। एक और जो देश याद रखेंगे वो है जर्मनी। जर्मनी, जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध, ठीक है। तो इतने सारे देशों से हमारे वर्तमान भारतीय संविधान के प्रावधान लिए गए हैं, जिसे आपको याद करना जरूरी है। ट्रिक से याद करिएगा, लिंक करके याद करिएगा तो आपको परेशानी नहीं जाएगी, ठीक है। और याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप रिवाइज करें। किसी भी जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट को सबसे अच्छा तरीका याद करने का कि उसे आप बार बार रिवाइज करें। एक और देश है फ्रांस। फ्रांस से क्या क्या लिया गया देखते हैं। 4 शब्द ध्यान रखिएगा, 4 शब्द ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता एवं गणतंत्रता या गणतंत्र। 4 शब्द स्वतंत्रता, समानता, बंधुता एवं गणतंत्र के आदर्श जो है वो फ्रांस से लिए गए हैं, ठीक है। ये जो सभी शब्द हैं ये हमको कहां देखने को मिलते हैं? प्रस्तावना में, ठीक है। तो इन शब्दों का जो चयन है हम कह सकते हैं इनका जो प्रावधान है वो कहां से लिया गया? फ्रांस से। कौन से 4 शब्द? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता एवं गणतंत्रता। ये 4 शब्द का जो प्रावधान है या जिनके आदर्श हैं वो फ्रांस से लिए गए हैं। क्लियर है क्या? चलिए, तो ये 10 देश हैं जिनसे कुछ कुछ प्रावधान लिया गया है, लेकिन वृहद स्तर अभी भी क्या था? 1935 का भारत शासन अधिनियम। क्लियर है? अच्छा, कुछ चीजें मैं और ऐड कराना चाहूंगा, जैसे ब्रिटेन से और क्या चीज लिया गया है? एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। जैसे कि आपको पता होगा भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। मतलब अगर कोई निवासी, कोई नागरिक भारत देश का नागरिक है तो वो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण नहीं कर सकता। अगर कोई नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करेगा तो उसके भारत देश की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो प्रावधान है कहां से लिया गया था? ब्रिटेन से। अमेरिका में ऐसा नहीं है।
ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा अमेरिका में विभिन्न राज्यों के समझौते के तहत एक देश बनाया गया है, यूनाइटेड स्टेट। तो उस कंडीशन में उस देश में क्या है कि अमेरिका, कोई व्यक्ति अमेरिका का नागरिक होगा, साथ ही साथ उसे उस राज्य की जहां से वो संबंध रखता है उसकी भी नागरिकता लेनी जरूरी है, आवश्यक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो डिफरेंस है इसे ध्यान रखिएगा। तो ब्रिटेन से एक और बात याद रखते हैं आपको, क्या? एकल नागरिकता। अच्छा, एक चीज और इसमें छूटा हुआ था, क्या? मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, जो मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था जिसके जनक कौन थे? कैनिंग, याद आ रहा है? यह भी कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन, विधि का शासन होगा, मतलब अगर कोई लोकतांत्रिक देश है तो वहां पर कौन शासन करेगा? ना तो वहां की सरकार, ना तो वहां की जनता, शासन कौन करेगा? विधि। भारत देश में भी यही प्रिंसिपल है कि भारत देश में कौन शासन करेगा? विधि शासन करेगी, विधि का शासन होगा। यह भी कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अब डिफरेंस आप देखिएगा, जापान में मैंने लिखा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और यहां पर लिखा है विधि का शासन, दोनों में डिफरेंस है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब जो भी प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी प्रशासन को लेके, वो प्रक्रिया जो है जापान से लिया गया है, लेकिन विधि का शासन होगा ये कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अंतर को समझिए आप, ठीक है। तो ये ब्रिटेन में चीजें और ऐड कर लीजिए आप, क्या? एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था जो हम पहले भी देख चुके हैं, और विधि का शासन, ठीक है। अमेरिका में एक और चीज ऐड कराने की रह गई थी, अमेरिका में एक और चीज ऐड कराने की रह गई थी और वो थी न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू जिसे हम कहेंगे, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और कुछ चीजें जो है इसमें ऐड करना है, साउथ अफ्रीका में ऐड करना है, एक चीज ध्यान रखिएगा। राज्यसभा, आयरलैंड में हमने क्या लिखा है? राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन। साउथ अफ्रीका में याद रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होगा या जो उसकी प्रक्रिया होगी वो कहां से लिया गया है? साउथ अफ्रीका के साथ। तो ये ऐड कर लीजिएगा साउथ अफ्रीका में। और क्या? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन या राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया जो है वो कहां से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। आयरलैंड में एक और चीज हमको ऐड करनी है और वो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अच्छा, यहां पर हमने गलती से इसे कनाडा में लिख दिया है, तो इसे आप करेक्ट कर लीजिए। राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया होगी उसका जो प्रावधान है वो आयरलैंड से लिया गया है, ना कि कनाडा से। तो कनाडा से एक चीज क्या आएगा जो हम यहां पर मिस कर गए, धोखे से लिख दिए, वो है राज्यपालों की नियुक्ति। राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति, ठीक है।